हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 सॉल्यूशन का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट 3 विजिट कीजिए। पार्ट 4 में अपन स्टार्ट करते हैं किससे, वेपर प्रेशर से। तो देखो, ज्यादातर जो लिक्विड होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है किस चीज की, इवेपोरेट होने की। अब सबसे पहले ये देखते हैं इवोपरेशन क्या होता है। तो देखो, लिक्विड जो है वो दो तरीके से गैस में कन्वर्ट हो सकता है, बॉईल करने पर या इवेपोरेट होकर। अब दोनों में क्या फर्क होता है, तो इवेपोरेशन के समय जो लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं। देखो, जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, सपोज करो जैसे ये कंटेनर है, उसमें लिक्विड फिल कर रखा है, तो उसके जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल है वो जो अंदर बल्क में जो मॉलिक्यूल है उससे कुछ अलग होते हैं। क्या अलग होते हैं, उनमें दो प्रॉपर्टी अलग होती है। एक तो उनके ऊपर देखो, जो बल्क में मॉलिक्यूल है उसको चारों तरफ से अट्रैक्शन मिल रहा है, तो उस पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, इससे उनकी एनर्जी क्या होती है, कम। एक जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उन पर अट्रैक्शन सिर्फ नीचे नीचे लग रहा है, इसका मतलब इन पे अट्रैक्शन कम है तो इनके पास एनर्जी ज्यादा। और दूसरी, सरफेस वाले मॉलिक्यूल के पहले से ही उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। अब ये दोनों तो है, ये क्या करते हैं, सराउंडिंग से थोड़ी बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कौन, सरफेस के मॉलिक्यूल, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड हैव टेंडेंसी टू इवेपोरेट, ये अपन समझ गए। इफ सच अ लिक्विड इज लेफ्ट इन एन ओपन कंटेनर इट स्लोली इवेपोरेट अवे। अगर ऐसे लिक्विड को अपन किसी कंटेनर में रख दें तो धीरे धीरे उसके सरफेस के मॉलिक्यूल वन बाय वन क्या कर जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे, और वो वहां से धीरे धीरे कम होने लगेगा लिक्विड और गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही लिक्विड को एक क्लोज कंटेनर में रखे, जैसे कि इसमें रखा हुआ है, और पहले उसमें से अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, वैक्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वैक्यूम। यहां से एयर जो है वो निकाल लेते हैं। ये जो है बेसिकली क्या लगा रखा है, वैक्यूम लगा रखा है। तो अगर वैक्यूम कर दे, यहां से अपन निकाल ले इसको, एयर को, और इस लिक्विड को यहां फिल कर दे, और इसे वो टेम्परेचर प्रोवाइड करवाए जिस टेम्परेचर पे ये इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो लिक्विड जो होगा वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, गैस में। और जैसे ही गैस में कन्वर्ट होने लगेगा तो उसके पार्टिकल उधर उधर रैंडमली क्या करेंगे, मूव करेंगे। एक बार जब वो मूव करना शुरू करेंगे तो वो पार्टिकल टकराते टकराते वापस लिक्विड की सरफेस पे भी टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। तो वो लिक्विड की सरफेस पे जब कोलाइड करेंगे तो उसमें से कुछ जो गैस के मॉलिक्यूल है वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। बोले तो यहां पर अब दो तरह की रिएक्शन चलेगी, रिएक्शन बोले या चेंज बोले। एक में क्या होगा, लिक्विड जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, इवोपरेशन। और एक में क्या होगा कि जो गैस या जो वेपर बनी है वापस किस में कन्वर्ट होने लगेगी, लिक्विड में, जिसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। अब जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होगा, देखो स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो ज्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे वो कम होने लगेगी। और स्टार्टिंग में कंडेंसेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल ही नहीं थे, तो कौन कंडेंस होकर लिक्विड बनाएगा। तो धीरे धीरे उसकी अमाउंट बढ़ने लगेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों की रेट बराबर हो जाएगी। मैं अमाउंट बराबर नहीं कह रहा, रेट बराबर हो जाएगी। तो बोले तो बेसिकली यहां दो तरह की रिएक्शन चल रही थी, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, और एक किस्म गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो ये बेसिकली दो तरह की रिएक्शन हो गई, बोले तो रिवर्सिबल टाइप रिएक्शन हो गई। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में अपने पिछले साल पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम भी बनता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की रेट और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होने की रेट एक दूसरे के क्या हो जाएगी, बराबर। बोले तो रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन पे जो ये लिक्विड के ऊपर जो वेपर भरी हुई है वो लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगाती है उस प्रेशर को अपन क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबाउट द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड। और इक्विलिब्रियम किसमें होगा, लिक्विड के साथ। बोले तो लिक्विड और गैस दोनों की जो कन्वर्जन की रेट है वो बराबर होनी चाहिए एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। कोई प्रॉब्लम नहीं। डेफिनेशन से एक चीज और क्लियर हो गई कि गिवन टेम्परेचर, बोले तो टेम्परेचर से इवोपरेशन क्या होगा, अफेक्ट होगा। और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जिससे इवेपोरेशन अफेक्ट होता है। तो सबसे पहला देखते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। तो देखो, हर लिक्विड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। अब यह मॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा लगेगा
तो इवोपरेट होने के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। बोले तो जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना ही रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगी, कम, और उतना ही वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। तो वेपर प्रेशर जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एक एग्जांपल बुक में दे रखा है और इस पे ऐसे रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या कारण है कि डाई मिथाइल ईथर और अल्कोहल जो होता है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कंपेरेटिवली वाटर के। तो अगर कारण पूछेंगे तो अपन कारण में क्या लिखेंगे कि जो डाई मिथाइल ईथर और अल्कोहल का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होता है वो वाटर के कंपेयर में क्या होता है, कम, और कम होगा तो आसानी से इवोपरेट हो जाएगी और उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर। देखो अपन ने यहां पर एक चीज पढ़ी थी कि ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी, सरफेस के मॉलिक्यूल के पास क्या होती है, हायर काइनेटिक एनर्जी। यही वजह कि वो आसानी से क्या हो पाते हैं, सराउंडिंग का जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसे ओवरकम करके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी अपन सब जानते हैं किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसका इवोपरेट होना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, जैसे एक बचपन में एग्जाम्पल आप सबने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जो कपड़े होते हैं वो आसानी से सूख जाते हैं क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे इवोपरेशन वाटर का ज्यादा होता है और जिससे वो जल्दी सूख जाते हैं। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इवोपरेशन उतना ही ज्यादा होगा, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में, और फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। इसको भी समझो। देखो इवोपरेशन जो होता है वो सरफेस पे होता है। अगर मान लो सरफेस पे जब भी अपन कुछ चीज डालेंगे तो वो इन पार्टिकल में से कुछ पार्टिकल को रिप्लेस करके सरफेस पे भी कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लेगी। अब दो कंडीशन हो सकती है, जो इंप्योरिटी अपन ने ऊपर से डाली अगर वो जो लिक्विड है उससे ज्यादा वॉलेटाइल है तो वो उस लिक्विड से भी ज्यादा वेपर बनाएगी और वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन जो ऊपर से अपन ने इंप्योरिटी डाली वो नॉन वॉलेटाइल है या उस पर्टिकुलर लिक्विड के कंपेयर में कम वॉलेटाइल है, दोनों ही केस में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इतनी वेपर नहीं बनेगी जितनी पहले बन रही थी। नॉन वॉलेटाइल के केस में ज्यादा क्या होगा, कम होगा। तो अगर नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐड करें तो वेपर प्रेशर घटता है, ऐसा सब्सटेंस ऐड करें जो लेस वॉलेटाइल है तो भी वेपर प्रेशर घटता है, और अगर ऐसा सब्सटेंस डाले जो मोर वॉलेटाइल है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले ये आप नोट कर लीजिए फिर अपन आगे करते हैं। आगे देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा और अपनी तरफ से वेपर प्रेशर भी नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वॉलेटाइल लिक्विड, मतलब जो सॉल्वेंट या जो लिक्विड लिया है वो ऐसा है जो वॉलेटाइल है, जो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, मतलब इवोपरेट होगा, और जो सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। The vapor pressure of solution is lower than the vapor pressure of pure solvent। ऐसे केस में जो जब वो लिक्विड खाली प्योर फॉर्म में था, जो सॉल्वेंट का काम करेगा उसे अपन प्योर सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, उस समय उसका जितना वेपर प्रेशर होगा उस चीज का फिर वेपर प्रेशर अपन जब सॉल्यूशन में निकालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। क्यों ऐसा देखते हैं अपन। देखो सपोज करो कि ये एक कंटेनर है जिसमें प्योर सॉल्वेंट फिल कर रखा है। ये यहाँ पे मॉलिक्यूल मैंने सिर्फ सरफेस पे शो किए, यहाँ पर भी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये काम के है इसलिए यहाँ पे शो किए। ठीक है, तो ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, सराउंडिंग से जो होगा हीट एब्जॉर्ब करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था तो उस समय कुछ सरफेस के मॉलिक्यूल किससे रिप्लेस हो जाएंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से। यहां पर भी होंगे लेकिन मैं अगेन कह रहा हूं, मैं सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल को शो कर रहा हूं। तो जो नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे वो सरफेस पे आ जाएंगे। अब सरफेस पे जो वॉलेटाइल लिक्विड के मॉलिक्यूल थे उनके नंबर क्या होंगे, कम, और क्योंकि कन्वर्ट तो वेपर में यही होंगे, ये तो होंगे नहीं क्योंकि ये कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। इसका मतलब वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी, और वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। ये इधर लिखा हो देखो, इन अ प्योर लिक्विड द होल सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, जो कि कैसी है, वॉलेटाइल, और वो सारे मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होंगे, वेपर में, और क्या क्रिएट करेंगे, वेपर प्रेशर। लेकिन इन द केस ऑफ सॉल्यूशन अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट।
लेकिन जब अपन सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो सरफेस का कुछ पार्ट है वो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कर लेंगे, और जिसकी वजह से लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। इससे वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर कम बनेगा, और वेपर प्रेशर कम बनेगा इसका क्या मतलब है, वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, किससे, सॉल्यूशन से। बोले तो सॉल्यूशन बनाने पर वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या है, देखो, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर। अब पहले तो ये वाली लाइन को समझते हैं, पार्शियल प्रेशर क्यों। तो देखो, जब एक किसी सॉल्यूशन या किसी सिस्टम में एक से ज्यादा कंपोनेंट हो जो प्रेशर क्रिएट कर सके, तो किसी एक कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा उसे अपन टोटल प्रेशर तो नहीं कह सकते, क्योंकि बाकी सब भी क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो उस एक कंपोनेंट की वजह से जो प्रेशर होगा उसे क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। और अपन उसी की बात कर रहे हैं कि एक सॉल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट, अपन अभी तक ये तो समझ चुके हैं कि जो वेपर प्रेशर लगता है वो सिर्फ किसकी वजह से लगता है, वॉलेटाइल सब्सटेंस की वजह से। नॉन वॉलेटाइल ना तो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, ना उनकी वजह से वेपर प्रेशर लगता है। तो जो हर वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके खुद के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कैसे देखते हैं। जैसे मान लो ये एक सॉल्यूशन है जो ए और बी दो कंपोनेंट से बना हुआ है। ठीक है, ए का जो वेपर प्रेशर है उसे पी ए से डिनोट कर देते हैं, बी का जो होगा पी बी से, ए के मोल फ्रैक्शन को एक्स ए से, या अपन उसको क्या बोलते हैं, काई ए जीटा ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, और बी के काई बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो पी ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए से। क्यों, क्योंकि यहां देखो क्या लिखा हुआ है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। उस कंपोनेंट के क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। अपन सब जानते हैं जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ के कांस्टेंट लगा दिया। अब मुझे ये के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू कैसे निकालू, तो देखो के की वैल्यू निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका, एक्स ए की जगह क्या ले लू, 1। ठीक है, अब एक्स से 1 कैसे हो सकता है, तो देखो अगर आपने सारे लेक्चर अच्छे से सुने हैं तो मैंने बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, सारे कंपोनेंट का टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आता है, 1। अब मैं कह रहा हूं एक्स ए इक्वल टू 1, मतलब खाली एक कंपोनेंट का ही मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब बाकी कंपोनेंट है ही नहीं। तो एक्स ए 1 का मतलब है जो प्रेशर है वो प्योर ए की वजह से, उसको अपन पी नॉट ए से डिनोट कर देते हैं। प्योर ए की वजह से क्यों, क्योंकि कुछ और है ही नहीं। अगर कुछ और होता तो एक्स ए की वैल्यू क्या नहीं होती, 1 नहीं होती। तो अगर एक्स ए की जगह 1 लिखूं तो पी ए की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पी नॉट ए। ये दोनों वैल्यू यहां पुट करता हूं, देखो के की जगह मैंने के ही रखा, पी ए की जगह मैंने पी नॉट ए ले लिया, और एक्स ए की जगह क्या आ गया, 1। इसका मतलब के की वैल्यू क्या आ गई, पी नॉट ए। इस वैल्यू को अगर यहां रिप्लेस कर दूं तो राउल्स लॉ का पूरा स्टेटमेंट बन जाता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। इस पूरे को एक बार फिर बी के हिसाब से समझते हैं। देखो अगर मुझे बी का वेपर प्रेशर निकालना है, किसका, बी का वेपर प्रेशर, तो बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो बी के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ए का किया था तो ए के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल था, बी का किया तो बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे अपन, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, अपन यहां डायरेक्ट ही कर देंगे, क्या आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी जहां पर क्या है, जब पी अपने प्योर फॉर्म में था तो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा था उसको क्या बोल देंगे, पी नॉट बी। तो एक बार वापस फिर रिपीट करते हैं, राउल्स लॉ क्या है, किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसी खुद के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, उसी कंपोनेंट के प्योरेस्ट फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना लगता था वो आएगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे करते हैं राउल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड। दो वॉलेटाइल लिक्विड का एक मिक्सर बनाते हैं और उस सॉल्यूशन पे अपन क्या लगाते हैं, राउल्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, तो देखो ए और बी दो लिक्विड है, दोनों ही वॉलेटाइल है, और उनका जो सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है इसलिए इसको क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। करते हैं, देखो दोनों पे राउल्स लॉ लगाते हैं। पहले ए कंपोनेंट पे लगाते हैं, तो ए कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो अपन जानते हैं किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में। और जब अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, पी नॉट ए एक्स ए। ये अपन अभी देख चुके हैं। ठीक है,
फिर ऐसे कैसे अपन बी के लिए निकालते हैं, जब अपन बी का वेपर प्रेशर निकालेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर निकालेंगे, तो वो किसके बराबर प्रोपोर्शनल होगा, उसके खुद के मोल फ्रैक्शन के। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो उधर भी क्या आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। इसमें कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते देखो। अब देखो अपन को क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है, किसका, सॉल्यूशन का। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, इन दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल सा था, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पी ए की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी नॉट ए, और क्या आएगा, एक्स ए, क्या आएगा, पी नॉट ए एक्स ए। और जब बी की वैल्यू पुट करेंगे, पी बी की वैल्यू, सॉरी, पी बी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी नॉट बी एक्स बी। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे चलते देखो, आगे क्या करते हैं, एक चीज अब इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। एक चीज अपन जानते हैं, एक्स ए और एक्स बी, इन दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है किसी कंपोनेंट का, 1 आता है। अगर इससे मैं एक्स ए की वैल्यू निकालूं तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस एक्स बी। कितनी आएगी, 1 माइनस एक्स बी। ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देता हूं, तो p की जगह p, p नॉट a की जगह p नॉट a, एक्स ए की जगह क्या पुट कर देता हूं, 1 माइनस एक्स बी प्लस p नॉट b और एक्स बी। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या आ जाएगा, p नॉट a माइनस p नॉट a एक्स बी प्लस p नॉट b एक्स बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इधर तक। आगे बढ़ते देखो, आगे क्या करते हैं अपन, इन दोनों में क्या करते हैं, एक्स बी कॉमन ले लेते हैं। तो देखो एक्स बी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, इन दोनों में एक्स बी कॉमन ले लिया अपन ने, ये ले लिया एक्स बी कॉमन, तो इधर क्या बचेगा, पी नॉट बी। ये पॉजिटिव का था इसलिए पहले लिख दिया, माइनस का था इसको बाद में लिख दिया पी नॉट ए। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपने एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, और अब इस इक्वेशन को अच्छे से समझते हैं। अगर इस इक्वेशन को मैं यूज कर वेपर प्रेशर P और मोल फ्रैक्शन X के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचूं तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो अपन को बनाना है। ये बनाने के पहले मैं आपको एक चीज रिपीट करवाना चाहूंगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां y और x के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। y को y एक्सिस पे लेंगे और x को x एक्सिस पे। m x के आगे का जो मल्टीपल होगा उसे m कहेंगे और वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। अब स्लोप क्या होती है, अगर m पॉजिटिव का आता है तो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बढ़ेगी, अगर m नेगेटिव का आता है तो स्लोप का वो स्ट्रेट लाइन कहां जाएगी, नीचे। कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस माइनस में अगर कुछ है, जरूरी नहीं है ये होगा, अगर कुछ है तो वो इंटरसेप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट। अगर ये नहीं है तो स्ट्रेट लाइन को ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, अगर प्लस का सी है तो स्ट्रेट लाइन को ऊपर से स्टार्ट करेंगे, और माइनस का सी है तो स्ट्रेट लाइन को कहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे से। अब अपन को यहाँ ग्राफ किस किस के बीच में खींचना है, P और X के बीच में ग्राफ खींचना है। बोले तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, Y की तरह, और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, X की तरह। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट X के मल्टीप्लाई में ये किसकी तरह बिहेव करेगा, M की तरह, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, C की तरह। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो दो चीजें, m आगे कैसा है, प्लस का साइन, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। ये देखो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं इधर तक। और इंटरसेप्ट है कितना है, पी नॉट ए, बोले तो प्लस का है। यही वजह है कि ये लाइन को मैंने यहां से स्टार्ट नहीं किया, कहां से स्टार्ट किया, यहां से। ठीक है, और अब आगे एकदम सिंपल सा है, जैसे क्योंकि m प्लस का था इसलिए स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी बढ़ती बढ़ती यहां तक चली गई। ठीक है, और ये लाइन किसको डिनोट कर रही है, बेसिकली इस वाली लाइन को ही डिनोट कर रही है, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी। उसी से तो अपन ने ये इक्वेशन निकाली थी। अब देखो ये दो जो डॉटेड लाइन में शो कर रखी है इसको भी समझते हैं। देखो अपन को पता है कि पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए। ये देखो ये रहा पी नॉट ए एक्स ए। अगर इसमें मैं ग्राफ खींचू किस किस के बीच में, P और एक्स ए के बीच में ग्राफ खींचू, तो यहां देखो y m x c नहीं है, इसका मतलब ये लाइन कहां से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से। और जैसे जैसे एक्स ए की वैल्यू बढ़ेगी पी ए की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो देखो एक्स ए यहां 0 ले रखा है, जैसे जैसे एक्स ए की वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, वो कितनी बढ़ गई, पी नॉट ए। और ये पॉइंट ठीक वहीं कनेक्ट कर रहे हैं जितना यहाँ इंटरसेप्ट था। इंटरसेप्ट कितना था, पी नॉट ए, इसलिए ये यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आ गए। कोई प्रॉब्लम नहीं। यही अगर मैं P इसके लिए खींचू, इस वाली इक्वेशन के लिए खींचू, तो ये y की तरह बिहेव करेगा, ये x की तरह और ये m की तरह।
अभी भी स्लोप तो पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेगी। सी नहीं है तो ये भी ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुई। या एक्स भी 0 है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और लाइन बढ़ती गई। ठीक है, अब एक चीज और नोट करने लायक है कि यहाँ एक्स ए 0 था और यहाँ एक्स बी 1 था। एक्स ए 0 से जैसे जैसे बढ़ता गया अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन किया। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। ये तभी पॉसिबल है जब एक्स बी क्या हो जाए? 0। उल्टा भी कह सकते हैं, जब एक्स बी 0 से स्टार्ट गया वो बढ़ता गया और फिर एक्स बी कितना हो गया? 1 हो गया। तो उस समय एक्स ए कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज और नोट करने की बात है कि जब एक्स ए इक्वल टू 1 था तो उस समय जो P का पार्शियल प्रेशर होगा वो प्योर फॉर्म में होगा, तो उसे पी ए ना लिखकर पी नॉट ए लिखेंगे। ठीक ऐसे कैसे यहाँ एक्स बी इक्वल टू 1 है तो यहाँ पी बी ना लिखकर क्या लिखा? पी नॉट बी लिखा। इस तरीके से ये लाइन और ये लाइनें सारी अपने क्या हो गई? क्लियर हो गई। और ये अपन ने किस पे पढ़ा? अपन ने राउल्स लॉ पढ़ा है किसके ऊपर? बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड पे। आप ये नोट कर लीजिए, अच्छे से ड्रॉ कीजिए, इंटरसेप्ट वगैरह इनको सबको अच्छे से देखकर खुद समझ के नोट कीजिए। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो दो अपन को सॉल्यूशन करने, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर बहुत ही शॉर्ट में बोला जाए तो जो राउल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन विच फॉलो और ओबे राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर और ऑल कंसंट्रेशन वो क्या कहलाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। अपन को बेसिकली इस आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्यों है और एक ग्राफ और उनके एग्जाम्पल अच्छे से लर्न करने। तो 1 by 1 अपन सब अच्छे से करते हैं, फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहला है कि वो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब पी ए जो है वो पी नॉट ए और एक्स ए के बराबर होगा, यही राउल्स लॉ है। पी बी जो है पी नॉट बी और एक्स बी के बराबर होगा और टोटल जो वेपर प्रेशर है वो उन दोनों के सम के बराबर होगा। ये जो इस तरफ वाले P जो है वो किसको डिनोट करते हैं? ऑब्जर्व वेपर प्रेशर को, जो अपन ने निकाले। ठीक है, और मतलब ऑब्जर्व किए बोले तो प्रैक्टिकली किए या जो अपन फाइंड करते हैं वो, और ये कैलकुलेट किए हुए वेपर प्रेशर है। तो जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है और जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है वो दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। ये वाला इस तरफ वाला फॉर्मूला है कैलकुलेशन के लिए, इससे जो वेपर प्रेशर निकालेंगे वो और जो अपन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व करेंगे वो दोनों ही क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो वो क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इधर अपन ने क्या किया? सॉल्यूशन बनाने के लिए ए और बी को यूज किया। तो ए के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे क्या कहेंगे? ए अट्रैक्शन। ठीक ऐसे कैसे बी बी के बीच में होगा, जिसे क्या कहेंगे? बी बी अट्रैक्शन। और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलाएंगे और सॉल्यूशन बनेगा तो ए और बी के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, जिसे क्या कहेंगे? ए बी अट्रैक्शन। तो ये तीनों ही अट्रैक्शन बराबर है। ए के साथ अट्रैक्ट हो या ए बी के साथ अट्रैक्ट हो या बी बी के साथ अट्रैक्ट हो, तीनों अट्रैक्शन फोर्सेज क्या होंगे? बराबर। तब सॉल्यूशन कैसा होता है? आइडियल सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। हीट चेंज, जब ए को बी में मिलाएंगे तो ना तो हीट रिलीज होगी और ना ही हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब। मतलब जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना एक्सोथर्मिक होगा और ना ही क्या होगा? एंडोथर्मिक। बोले तो एंथैल्पी चेंज जो होगी या हीट चेंज जो होगी मिक्सिंग पे वो कितनी होगी? 0। इसको समझते हैं। देखो सॉल्यूशन जब बनेगा तो ए और बी बी के बॉन्ड टूटेंगे और फिर ए बी के बीच में इंटरेक्शन लगेगा। ए और बी बी के बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी और ए बी के पास जब इंटरेक्शन होने लगेगा तो अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर इन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़े तो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। अगर कम देनी पड़े और ये एनर्जी ज्यादा रिलीज हो ए बी फॉर्मेशन में तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये तीनों के बॉन्ड स्ट्रेंथ और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसे हैं, तो चाहे इसको तोड़ूं या इनको बनाऊं, अट्रैक्ट जो जितनी एनर्जी चाहिए कि तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी फॉर्मेशन के समय जब ए बी का इंटरेक्शन होगा। तो हीट एब्जॉर्ब इन ब्रेकिंग ए एंड बी बी बॉन्ड वो इक्वल होगी हीट रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ ए बी इंटरेक्शन, और इसी वजह से जो होगा वो क्या होगा? हीट में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है कि जब ए और बी की एक सर्टेन अमाउंट को मिक्स करेंगे तो जो वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम उन दोनों के सम के बराबर ही होगा। मतलब उन दोनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा, ना तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। बोले तो डेल्टा वी मिक्स
जो होगा वो 0 होगा। डेल्टा का मतलब आप समझते होंगे चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं ए के 10 ml लू और बी का 10 ml लू, तो ये टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 20, तो सॉल्यूशन भी कितना बनेगा 20। अब इसको समझते देखो, वॉल्यूम जो होता है वो पार्टिकल के बीच के स्पेस पे डिपेंड करता है। अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, और अगर स्पेस कम है तो वॉल्यूम कम होगा। अब अपन ने तो पहले ही बोला कि ए के बीच का जो इंटरेक्शन है, बीबी के बीच का जो इंटरेक्शन है और ए बी के बीच का इंटरेक्शन बराबर है। बोले तो ए के बीच की जितनी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होगी बी के बीच में भी उतनी होगी, और जब वो उन दोनों को मिक्स कर देंगे तो ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो डिस्टेंस भी सेम होगी। अब डिस्टेंस जब चेंज ही नहीं हुई तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता। अगर मान लो ये ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा होता तो डिस्टेंस क्या हो जाती, कम हो जाती, और वॉल्यूम क्या हो जाता, कम हो जाता। और अगर ये जो इंटरेक्शन है वो ए बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता तो पार्टिकल दूर चले जाते और वॉल्यूम बढ़ जाता। लेकिन अपन ने पहली लाइन में लिख दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, इस वजह से वॉल्यूम भी क्या रहेगा, सेम। फिर अपन ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ अपन पहले भी बना चुके हैं। अपन जानते हैं कि पी ए जो है वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए और एक्स ए के बीच में। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एम एक्स, सी तो है नहीं, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। तो यहां से स्टार्ट होगा, कहां से, यहां से स्टार्ट होगा, इस तरफ चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। टी कैसे कैसे, जो पी बी का होगा, पी बी क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी, क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी। ये ग्राफ भी कहां से, यहां से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा, यहां तक। क्योंकि यहां पर देखो एक्स बी की वैल्यू 0 है और यहाँ एक्स बी की वैल्यू 1 है, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 0 से स्टार्ट होकर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाएगा। और इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये अपना ग्राफ आ जाएगा। ये चीज किसको डिनोट करेगी, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी को। बेसिकली ये वही ग्राफ है जो अभी अपन ने क्या किया था, ड्रॉ किया था। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो कहने को इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन अगर फोकस करें तो अपन को कुछ ज्यादा लर्न नहीं करने। देखो ये हेक्सेन है, ये हेप्टेन है, तो बेसिकली दोनों एल्केन है, और कार्बन का कितना फर्क है, सिर्फ एक कार्बन का। तो जैसे हेक्सेन के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन वगैरह होगा, हेप्टेन में भी उतना ही होगा। इसलिए इन दोनों का जो मिक्सर बनाएंगे वो कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक ऐसे कैसे, मीथेनॉल और इथेनॉल दोनों ही अल्कोहल है। मीथेनॉल एक कार्बन की, इथेनॉल एक दो कार्बन की, तो कार्बन के नंबर में भी कम फर्क है, सिर्फ एक कार्बन का फर्क है, और ग्रुप भी सेम है, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। क्लोरोब्यूटेन और ब्रोमोब्यूटेन, देखो क्लोरो और ब्रोमो ये ग्रुप अलग है, ब्यूटेन तो सेम है। अब क्लोरीन और ब्रोमीन में भी ज्यादा फर्क नहीं होता। हाँ अगर यहां मैं फ्लोरोब्यूटेन लू और आयोडोब्यूटेन लू तो फ्लोरीन और आयोडीन में बहुत गैप हो जाता है, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन तो पास पास होते हैं, तो क्लोरोब्यूटेन और ब्रोमोब्यूटेन के अट्रैक्शन एक जैसे होंगे। बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन तो सब जानते हो वो रिंग बनती है जो, और टोलुइन क्या होता है, बेंजीन पे जब CH3 लगाते हैं तो उसे टोलुइन कहते हैं। अगेन एक कार्बन का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, इसलिए इनका भी सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल। CCl4 और SiCl4, अब ये दोनों ही क्लोराइड है, किसके, ग्रुप 14 के, और कार्बन के जस्ट नीचे ही सिलिकॉन आता है पीरियोडिक टेबल में, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन अगेन सेम है। तो बेसिकली जितने भी एग्जांपल है उन सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है, और कार्बन के नंबर या तो सेम है या फिर क्या है, कार्बन के नंबर में सिर्फ एक का डिफरेंस है। तो इस वजह से उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, सेम होंगे, और बाकी की प्रॉपर्टी भी क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे। तो ये अपना क्या हुआ, आइडियल सॉल्यूशन। आप नोट कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे, वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल कहलाएंगे जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अब राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करने का मतलब जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर और जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर होगा वो बराबर नहीं होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे वो सेम नहीं होंगे। डेल्टा वी मिक्सिस जो आता था, मिक्सचर जो आता था वो 0 के बराबर नहीं होगा। डेल्टा एच मिक्सचर जो आता था वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब ये जो 0 के बराबर नहीं होना या जो बराबर नहीं होने के भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव में आए या फिर ये किस में आए, नेगेटिव में आए। तो इस बेसिस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो देखो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे उनमें ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन, मतलब जो कंपोनेंट जो पहले से उनके खुद के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, बाद में उनके बीच में जो इंटरेक्शन बनेगा, बोले तो सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन बनेगा वो वीक होगा कंपैरेटिवली पहले वाले। तो ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए बी इंटरेक्शन।
इस केस में क्या होगा, जो पी ए जो आएगा वो पी नॉट ए और एक्स ए के बराबर ना होकर उससे ज्यादा आएगा। बोले तो ऑब्जर्व जो वेपर प्रेशर होगा वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से क्या आ रहा है, ज्यादा। यही ट्रेंड बी में और यही ट्रेंड टोटल में भी होगा। अब देखो ए बी इंटरेक्शन जो है वो वीक है और ये वाले स्ट्रॉन्ग है, तो ए बी वीक है, मतलब जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस समय कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वीक है, और वीक होने से उनके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा आएगी, और ज्यादा आएगी तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और डेल्टा वी मिक्सर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसी पॉइंट से अपन अगला भी समझते हैं, क्योंकि ए वाला स्ट्रॉन्ग है तो इससे तोड़ने के लिए तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ए बी इंटरेक्शन वीक है तो उसके जब उनके इंटरेक्शन बनेंगे, अट्रैक्शन बनेंगे, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम रिलीज होगी। तो ओवरऑल जो है अपन को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। और क्योंकि एनर्जी दे रहे हैं तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव। बोले तो डेल्टा एच क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे, मिथेनॉल प्लस वाटर, ये वगैरह वगैरह सब दे रखे। इन सब में बाद में जब इन्हें मिक्स करेंगे तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीक है। जैसे वाटर और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग है कंपैरेटिवली, जब वाटर को मिथेनॉल के साथ मिलाते हैं और जो वाटर और मिथेनॉल के बीच में इंटरेक्शन बनते हैं वो क्या है, वीक होंगे। देखो इसका ग्राफ बिल्कुल सिंपल सा, अपन को पहले तो लाइनें वैसे ही ड्रॉ कर देनी है जैसे अपन जनरली करते हैं, और हर लाइन के ऊपर कर्व बनाना है। ऊपर कर्व क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन को। ठीक है, अब अपन करते हैं नेगेटिव, उल्टा उल्टा होगा। जो ए इंटरेक्शन होगा और बी बी इंटरेक्शन होगा वो वीक होगा। बोले तो पहले उनके बीच में इंटरेक्शन कंपोनेंट के बीच में वीक था, जब उनको एक दूसरे के साथ में मिक्स करते हैं तो उनके खुद के बीच, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन बनेंगे वो स्ट्रांग होंगे। और इसमें क्या होगा, जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आएगा वो कम आएगा, किससे, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। एक और चीज, जब ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग है, क्योंकि ए और ए बी वीक है तो ए बी का क्या मतलब हुआ, ये स्ट्रांग होगा, और ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग होता, जो कंपोनेंट को जब मिलाकर सॉल्यूशन बनाएंगे तो स्ट्रांग इंटरेक्शन की वजह से उनके पार्टिकल की डिस्टेंस कम होगी, और कम होने की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, तो वी मिक्सर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। एक और चीज, जब ए और ए बी के इंटरेक्शन वीक है तो उन्हें तोड़ना आसान है, तो एनर्जी कम देनी पड़ रही है, और ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज कैसा होता है, नेगेटिव। बोले तो 0 से कम होगा। ये एग्जांपल है जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। अब क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के बीच में कुछ खास इंटरेक्शन नहीं होता, एसीटोन और एसीटोन के बीच में कुछ खास इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में जो इंटरेक्शन बनते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगेन सेम लाइनें वैसे वैसे ही बनानी है, डॉट डॉट से शो कर देनी है, और इस बार जो लूप बनाने हैं वो ऐसे कर्व में जो अपन बनाएंगे वो लाइन के नीचे बनाएंगे, ये शो करने के लिए कि ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन। इस तरीके से अपन ने इस टॉपिक में क्या क्या किया, अपन ने वेपर प्रेशर स्टडी किया, वेपर प्रेशर के बाद में अपन ने राउल्स लॉ पढ़ा, और फिर राउल्ट लॉ पर बेस्ड क्या पढ़े अपन ने, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरह के थे, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। ये सारे टॉपिक ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अच्छे से फोकस करके इन्हें पढ़ें और इन्हें अच्छे से नोट डाउन करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो खूब सारा खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, और खूब सारा हार्ड वर्क कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।